वेलकम टू माय चैनल। हमारे देश में नौकरी की स्थिति इतनी खराब है कि लाखों लोगों को 1000 रुपये प्रतिदिन से भी कम पर खाना इत्यादि पहुंचाने के लिए रखा जा सकता है। वहीं यूएसए में $15-20 यानी कि 1000-1500 रुपये 1 घंटे के लिए दिया जाता है। काम वही है तो इतना अंतर क्यों? तो दोषी कौन? हाल ही में एक सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत के तकनीकी स्टार्टअप से कहा कि वे उच्च इनोवेशन का लक्ष्य रखें और जिसने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ये वीडियो भी उसी बहस का एक हिस्सा है। Startups doing today. आप पीयूष गोयल जी को We सुनिए, are focused on food delivery apps, turning वो क्या बोल unemployed रहे हैं। youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys? यहाँ जो मंत्री जी बोल रहे थे, इंडिया और चाइना की तुलना कर रहे थे, किसी स्लाइड को देखकर तुलना कर रहे थे। ये वही स्लाइड है जिस पर मंत्री जी बोल रहे थे। इसी स्लाइड के बारे में हमारे मोहनदास जी एक ट्वीट किए थे और वो ये जानना चाह रहे हैं ये स्लाइड आखिर बनाया किसने, चीन ने या हांगकांग ने। तो इसी कंपैरिजन जो मंत्री जी ने किया, उसी कंपैरिजन पर हम थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेंगे। ये जो उनका कंपैरिजन करना था ये किस हद तक सही है। उन्होंने इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स को चाइनीज एआई से तुलना किया, जबकि होना यह चाहिए था कि इंडियन फूड डिलीवरी की तुलना चाइनीज फूड डिलीवरी से होनी चाहिए थी। अदरवाइज इंडियन एआई की तुलना चाइनीज एआई से होनी चाहिए। क्या इंडिया के सारे स्टार्टअप फूड डिलीवरी ही कर रहे हैं? क्या इंडिया में कोई स्टार्टअप एआई डीप टेक नहीं कर रहे हैं? क्या मंत्री जी उनको वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो चीन दे रही है? एक फाउंडर विनोद जावा ने मंत्री जी को लिखा है। ये फाउंडर बहुत सारे काम करते हैं डीप टेक में, सास में, क्लाइमेट अग्निकूल, ई प्लेन, और ये भी आप यहां देख सकते हैं। इन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि वो इतनी सारे काम कर रहे हैं और उनको वो नहीं दिखता क्या? मंत्री जी के पार्टी के लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। बोलते बोलते लगता है दिखाता है आप खुद राहुल सुनिए गांधी इज नॉट रविशंकर जी को। श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनके सोच में स्पष्टता नहीं होती है। चाइना ने 845 बिलियन इन्वेस्ट किया है पिछले 10 साल में, मतलब कि 2014 से लेकर 2024 तक, और इंडिया केवल 160 बिलियन ही इन्वेस्ट किया है। इनका बिजनेस मॉडल मतलब मेरा कंसर्न है जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी से। इनका बिजनेस मॉडल दो प्रमुख चीजों पर टिका है जिनकी पूर्ति भारत असाधारण रूप से अच्छी तरह से करता है। अमीर आबादी जिसके पास खर्च करने लायक पैसे हैं और सुविधा की चाहत है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी अपेक्षाकृत अकुशल और अक्सर हताश गरीब आबादी जो इस मांग को पूरा करने के लिए कम वेतन पर भी काम करने को तैयार है। एक रिपोर्ट में पाया गया कि प्रति माह 25,000 से अधिक कमाने वाले लोग केवल 10% है। इसलिए 15,000 से 20,000 का मासिक वेतन अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए काफी आकर्षक है। दरअसल करोड़ों लोग इन वेतन पर काम करने को तैयार हैं और यही वह कीमत है जिस पर कई स्टार्टअप कंपनियां डिलीवरी कर्मियों, गोदाम कर्मचारियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों को काम पर रखते हैं। यहां सभी का फायदा हो रहा है। डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को औसत से ज्यादा वेतन मिलता है। अमीर लोग मिनटों में अपने दरवाजे पर डिलीवर किए गए सामान का मजा लेते हैं। टेक संस्थापक अक्सर अरबपति और राष्ट्रीय प्रतीक बन जाते हैं। शेयर धारक मूल्यांकन बढ़ने पर खुश हो जाते हैं और औसत भारतीय गर्व से झूम उठता है। एनआरआई रिश्तेदारों के सामने
अपनी तकनीकी क्षमता का बखान करता है। हम कुछ भी सामान का ऑर्डर करते हैं और यह 10 मिनट से कम समय में आ जाता है। यहाँ सभी को फायदा हो रहा है। कितने विकसित देश ऐसा कर रहे हैं या कर सकते हैं? यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि एक विशाल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग किसी भी नौकरी के लिए बेताब न हो। ये वो लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों से पलायन कर रहे हैं, जहां खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं रह गया है। वे शहरों में आते हैं क्योंकि यहाँ अमीर लोग रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि यहाँ इस तरह की बहुत सारी नौकरियां हैं। अमीर लोग पहले से ही खाना पकाने, सफाई करने और गाड़ी चलाने के लिए सहायकों को काम पर रखते आए हैं। आज टेक्नोलॉजी ने इसको और भी आसान कर दिया है। मंत्री जी के बातों पर जेप्टो ने तर्क दिया। वे 1.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हजारों करोड़ टैक्स भी देते हैं। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। मंत्री जी को भी यह समझना होगा कि हर भारतीय स्टार्टअप पेटेंट वाला नहीं हो सकता है, एआई डीप टेक वाला नहीं हो सकता। इंडिया ने R&D के लिए $23 बिलियन का फंड दिया है, वहीं चीन $496 बिलियन का। लोग भी विदेशी कंपनियों को यही कह के बुलाती है कि आइए यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि सस्ता मैन पावर है। आप कर क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं? इनोवेशन का क्लाइमेट खुद नहीं बनता है, बनाना पड़ता है। मुझे तो लगता है जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो ये सब कंपनियां भी इनोवेटर है, लेकिन मंत्री जी के नजर में नहीं आता है। इनोवेशन कैसे है? एक सवाल आपके मन में अभी जरूर उठ रहा होगा। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो ने कम एजुकेटेड, कम स्किल वाले के लिए भी एक नौकरी का जरिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से ढूंढा है, जो एक दिन में लाखों डिलीवरी करने में सफल हो रही है, भले ही ये पेटेंट या आईपी के लायक नहीं हो। ये इनोवेशन नहीं तो क्या है? मंत्री जी, सरकार तो नहीं कर पाई ये। मंत्री जी, गुस्ताखी माफ हो। आपका भी सोचना और उम्मीद करना एकदम सही है कि हर स्टार्टअप पेटेंट आईपी वाला काम करे, लेकिन इसके लिए पहले आपको, सरकार को, लोगों को ज्यादा कुशल बनाना होगा। अभी तो हमारे यहां अकुशल लोगों की फौज है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब कंपनियां मौजूदा अफसर का दोहन कर रही है। मंत्री जी का विचार और सोच के अनुसार भी गरीब लोगों की एक बहुत बड़ी सेना दिन भर इन अमीर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में बाइक से भागती रहती है। कुछ और लोग सोचते हैं कि ये सब कंपनियां गरीब लोगों की एक बड़ी सेना को कुछ काम तो दे रही है जो सरकार नहीं कर पा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार बोले थे कि उन्हें ग्लास में आधा पानी भरा दिख रहा है और आधा आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। जो निराशावादी हैं वो कहेंगे अभी आप सुन रहे हैं मोदी जी को। मित्रों, मैं 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच यह है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से, आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। ये कंपनियों की गलती नहीं है कि भारत में नौकरी का माहौल इतना निराशाजनक है कि एक कांस्टेबल जॉब के लिए 80 एप्लीकेशन आ रहे हैं। यह कमियां सरकार की है। चीन ने एआई पॉलिसी 2018 में लाई और 2024 से काम कर रही है। भारत ने भी 2018 में लाई और अभी पता नहीं कहां क्या हो रहा है। कुल विश्व का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 40% चीन में जाता है और भारत में केवल 5% ही आता है। दुबई का कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 38% भारत से जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर हमारी पॉलिसी में कुछ न कुछ है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं।
मंत्री जी के द्वारा परिभाषित इनोवेशन के लिए अच्छी कुशलता, बड़े पैसे, उत्साहवर्धक पॉलिसी और बड़े जोखिम की जरूरत होती है, जो भारत में अभी सहज उपलब्ध नहीं है। एक नामी कंपनी के मालिक अनिल जी कह रहे थे कि पीयूष सर ने 10-12 साल में क्या किया। बाबर औरंगजेब किया, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया, चुनाव जीते, सब किया, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाए। ताकि हम कुछ और नया इनोवेशन कर सकें और सरकार को ही केवल क्यों, पूरी दुनिया को दिखा सकें कि मनोज कुमार का भारत क्या चीज है। मनोज साहब को एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि। चीन की एक ऑटो कंपनी है 20-25 साल पुरानी, नाम है BYD, जिसने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है और आज दुनिया में की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है। जबकि हमारी 3 मेजर ऑटो कंपनीज टाटा, महिंद्रा और मारुति मिलकर भी टेस्ला को पीछे नहीं छोड़ पाई है। सरकार को जबरदस्त रूप से पहल करना चाहिए था 2 पॉइंट पर। एक, ब्राइवरी पर, आज भी जीएसटी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी पर, आप समझ गए होंगे। इंडिया में जो बिजनेस का कॉम्प्लेक्स नॉर्म्स है वो बिजनेस के लिए उतना सुटेबल नहीं है जितना कि चीन में है। द इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे 2024 फाउंड that 66% of businesses admitted to paying bribes and 54% reported coercion for approvals and licenses. सरकार ने राम मंदिर बनवाया, आर्टिकल 370 का भी काम किया, ट्रिपल तलाक का भी काम किया, वक्फ में भी काम किया, बहुत सारे काम किए और भी बहुत सारे काम किए जो कि सालों से पेंडिंग था। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। सरकार को सकारात्मक रूप से सोचना होगा, कुछ और भी अच्छे काम करना चाहिए, तभी और अच्छे रिजल्ट आ सकेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे इंडिया के टॉप 10 डीप टेक स्टार्टअप की, जिनको की फंडिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के 10 कंपनी हैं जिनको फंडिंग हुई है, और जो सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई किसी कंपनी में वो है $105 मिलियन, और जो सबसे कम हुई है उनका है $30 मिलियन। कुछ न कुछ तो है इन कंपनियों में, तो तभी इतनी फंडिंग हुई है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया और चाइना के बारे में। इंडिया में स्टार्टअप की संख्या 96,000 है, चाइना में 92,000 है। इंडिया में यूनिकॉर्न की संख्या 119 है और चाइना में 340 है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं फंडिंग का भी पोजीशन आप देख सकते हैं। इंडिया में टॉप सेक्टर जो है वो ई कॉमर्स है और वहीं चाइना में एआई का है। एक आंकड़े और पर भी हम बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर। इसमें चाइना 11वें स्थान पर है और इंडिया 39th पोजीशन पर है। आखिर कब तक नेहरू कांग्रेस करते रहेंगे? माना कि कांग्रेस के जमाने में सब कुछ स्लो था, लेकिन अब तो देश को आजाद हुए 10-12 साल हो गए हैं। हमारे स्टार्टअप को अंडर वैल्यू मत कीजिए मंत्री जी, सॉरी, केवल हमारे नहीं, पूरे भारत के स्टार्टअप को। Incidentally, I did a very deep analysis of the entire ecosystem which tried to misinterpret my comments, and you'll be amazed at the findings. It was a typical hatchet job by the Congress party with their various handles, completely distorting my मंत्री जी, इस comments कंट्रोवर्सी का and फिक्रा my भी कांग्रेस के effort सर to पर फोड़ है। inspire our young startups to look for big aspirations. हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? R&D क्यों नहीं पर्याप्त होता है? पैसे की कमी है? क्यों कमी है? सरकार दे रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। दूसरे देशों में कैसे और क्या होता है? R&D का खर्चा हमारे यहाँ करीब 65% सरकार देती है और 35% प्राइवेट बिजनेस वाले देते हैं। वहीं दूसरे कंट्री में 35% सरकार देती है और 65% तक प्राइवेट बिजनेस वाले देते हैं। इस कारण से वहां R&D ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। महिंद्रा पिछले कई दशकों से ट्रैक्टर और जीप बनाती आ रही है। महिंद्रा जिस समय अपने स्कॉर्पियो बनाकर बेचना शुरू की थी, उस समय BYD छोटी नोकिया के लिए बैटरी बनाती थी।
उनका कार से कोई लेना देना नहीं था और आज वो दुनिया की नंबर 1 कार निर्माता बन गई। आज महिंद्रा को उसी BYD से बैटरी लेकर टाटा से प्रतियोगिता करना पड़ रहा है। महिंद्रा R&D करके अपनी बैटरी बनाती तो अच्छा होता। ये सब कंपनियां भी R&D करती है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हो रहा। एक आंकड़ा भी हम आपको और दिखलाना चाह रहे हैं, जिसमें कि इंडिया और चाइना की तुलना की गई है डिफरेंट पैरामीटर्स पर। इसको आप देखेंगे, इसमें GDP भी है, एक्सपोर्ट भी है, लिटरेसी रेट है, पॉवर्टी रेट है, डिफेंस का बजट भी है। अगर इंडिया इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा तो अगले 28 साल के बाद अभी के चीन से बराबरी कर सकेगा। आप क्या सोचते हैं, चीन इन 28 सालों तक रुका रहेगा? वो तो कहीं और दूर आगे जा चुका होगा, जब हम फिर कह सकेंगे कि हमें इतने साल और लगेंगे। मंत्री जी ने सही कहा है, यह AI नहीं है, पेटेंट के लायक चीज नहीं है, यह सफल प्रोडक्ट नहीं है। सरकार ने आज तक क्या क्या किया इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। एक रिपोर्ट अखबार में 2 दिन पहले आई थी, आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएं। इसमें यही बताया गया है कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को कई राहतें दी जा रही है और दी जाएगी। निवेश पर जांच नहीं होगी, टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना तो इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए की दूसरी फंड ऑफ फंड्स स्कीम के आवंटन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस फंड का बड़ा हिस्सा उन स्टार्टअप को मिलेगा जो नई तकनीक AI जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस फंड का अधिकतर हिस्सा उन स्टार्टअप्स को दिया जाएगा जो भविष्य की तकनीकी पर काम कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने 2016 में भी ऐसी ही योजना शुरू की थी, जिसका मकसद स्टार्टअप में निवेश बढ़ाना था। उस योजना का संचालन CDB कर रहा है। यह बैंक उन फंडों में पैसा लगाता है जो स्टार्टअप में निवेश करते हैं। उम्मीद है कि नई योजना का संचालन भी CDB ही करेगा। सरकार ने जनवरी 16 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी, ताकि देश में नए विचारों और कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। जो संस्थाएं सरकार की तय शर्तें पूरी करती है, उन्हें स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जाती है। अब तक 55 से ज्यादा क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक को मान्यता दी जा चुकी है। 2016 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 500 थी। जनवरी 25 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 1,60,000 के करीब पहुंच गई। अक्टूबर 24 तक महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स की संख्या 73,000 से भी अधिक है। 2016 से 2024 तक स्टार्टअप से 16 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। इन स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत टैक्स में छूट और दूसरी सुविधाएं भी मिलती है। फाउंडर्स भाई लोग, आप भी गोयल सर की बातों को पॉजिटिव में लें, बुरा ना माने। वो एक अभिभावक के तौर पर बोले हैं, इसे एक रिमाइंडर समझा जाए। करके दिखा दें, दुनिया को दिखा दें, बेमिसाल AI, डीप टेक और ये और भी सपोर्ट करेंगे। जय हिंद। अगले कुछ दिनों में एक और वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले देखने के लिए।